दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं सुरभि वर्मा आ चुकी हूँ आप सभी के पास एक नई वीडियो के साथ। आज हम करने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ यूरोप। इसमें हम देखेंगे 1789 टू 1870 तक के पीरियड को समझने वाले हैं और इसमें आप पढ़ोगे फ्रांसीसी क्रांति क्यों हुई, किस कारण से हुई और किस शासक का शासन था। चलिए समझना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा कि कोई भी क्रांति कब होती है, बगावत की आग कब उत्पन्न होती है जब किसी प्रकार का भेदभाव हो। तो फ्रांस में लोगों के द्वारा समानता, स्वतंत्रता और संप्रभुता की मांग की जाती है। और आपको पता है स्वतंत्रता, समानता, संप्रभुता भारत के संविधान में आपको इसीलिए फ्रांस को देख के ही दिया गया है। चलिए समझते हैं इसके बारे में और डीपली। अगर बात की जाए पहले, तो आप बताइए ध्यान से, भागेंगे नहीं, चीजों को स्मूथली समझने की कोशिश करेंगे। आप मुझे बताइए कि क्या भारत में वर्ण व्यवस्था थी? हाँ थी। पहले कौन था? ब्राह्मण था, क्षत्रिय थे, वैश्य थे और शूद्र थे। ब्राह्मणों का काम क्या था? आपको पता है कि यज्ञ करना, यज्ञ करवाना, दान देना, दान लेना, वेद पढ़ना और पढ़ाना। क्षत्रियों का काम क्या था? न्याय करना, इसके अलावा वेद को पढ़वाना, इसके अलावा यज्ञ को करवाना। अगर बात की जाए शूद्रों की, तो आप देखोगे शूद्रों का काम अलग है, ठीक है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, जो वैश्य हैं उनका काम वाणिज्य करना, वाणिज्य का मतलब खेती होता है। इसके अलावा जो शूद्र हैं उनके साथ होता है भेदभाव। क्या होता है? अगर बात की जाए शूद्रों के साथ होता है भेदभाव, इन्हें अलग रखा जाता था, यानी इन्हें तीनों वर्णों की सेवा करनी है। मन में प्रश्न आया मैम कौन से तीन वर्ण, जरा समझ लेते हैं। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ध्यान सुन, अगर हमारे भारत में वर्ण व्यवस्था थी तो यानी विश्व के अनेकों देशों में वर्ण व्यवस्था थी। बस उसे समझने की कोशिश करने वाले हैं हम। अपने देश से दूसरे देश के सफर के लिए तैयार है? चलिए चलते हैं आगे की ओर और समझते हैं किसके बारे में बात करेंगे। फ्रांस की। फ्रांस को बांट रखा 3 पार्ट्स में। हमारे भारत में 4 था, यहाँ पे 3 है। पहले पादरी वर्ग आते हैं, कुलीन वर्ग आते हैं, आम जनता। मैं समझाने के लिए हूँ। पादरी वर्ग से हमारे में क्या होता है, हिंदू धर्म में आपने देखा है पंडित जी होते हैं, मुस्लिमों में मौलवी होते हैं। इसी प्रकार से ईसाई धर्म में आप देखोगे कौन? पादरी होते हैं, जिनका दबदबा होता है। अगर बात की जाए कुलीन, तो कुलीन यानी कि आपने देखा ना राजा के चमचे होते हैं, कुछ इसी प्रकार से कुलीन भी शक्तिशाली होते हैं, धनवान होते हैं। बात करी जाए आम जनता की, तो आम जनता में आपको मिडिल क्लास और लोअर क्लास दोनों ही फैमिली मिलने वाली है। एक एक करके समझेंगे इसके बारे में। फ्रांस में 3 स्टेट में बांटा गया था। पहले बोला गया भाई प्रथम, आप देखो प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट, तृतीय स्टेट। प्रथम आप देखोगे दूसरे स्टेट में दोनों के दोनों 2% है। इनकी संख्या सबसे कम है और यही सबसे ज्यादा शोषण करते हैं। किसका शोषण करते हैं? इनका शोषण करते हैं। 98% लोग ये हैं जो कि गरीब है, गरीब परिवार के हैं। इसमें सभी प्रकार के लोग आते हैं। जरा इसे समझने की चेष्टा करते हैं और मैं समझाने का प्रयास करती हूँ। अगर बात की जाए तो इसमें आपकी अध्यापिका भी आएंगी, अध्यापक भी आएंगे, वकील भी आएंगे, इसमें आपके जज भी आएंगे। इसमें आप देखोगे ये तो आप बोल सकते हैं कि ये मिडिल है ना, मिडिल क्लास बोल सकते हैं। बट इसके बाद आप देखोगे यहाँ पे तो छोटे भी हुए, मान लीजिए यहाँ पे जमींदार आ रहे हैं, यहाँ पे आप देखोगे भूमिहीन किसान आ रहे हैं। यानी कि सभी का कॉम्बो है, यानी इसमें अमीर से गरीब दोनों ही शामिल हैं, परंतु मिडिल क्लास की है। तो ज्यादातर शोषण सिर्फ आम जनता का होता है। ये पादरी हमेशा धन के नाम पे कसौटी करते आए थे और कर रहे थे। इन्होंने अपने आप को देव व्यवस्था दे रखी थी। अच्छा ध्यान से जरा कन्वर्ट करना। आपको पता है कि भारत में व्यवस्था थी, ब्राह्मणों को भी देव तुल्य माना गया था। कुछ इसी प्रकार से वे भी स्वयं को देव तुल्य मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं? देव तुल्य। आप देखोगे देव शक्ति का दावा करते हैं। कौन कहते हैं? ये पादरी कहते हैं कि हमें स्वयं ईश्वर के द्वारा बनाया गया है, ईश्वर के द्वारा भेजा गया है आप पर शासन करने के लिए। और यहाँ के लोग स्टार्टिंग में इतना बोल सकते हैं अंधकार का युग था कि लोग ब्लाइंडली बिलीव कर लेते थे। बिलीव करना अच्छा है, बट ब्लाइंडली बिलीव करना
बहुत खतरनाक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, इन्होंने ब्लाइंडली बिलीव किया और लोगों ने मानना स्टार्ट किया। जिस प्रकार से पहले आप देखोगे शिक्षा को इतना महत्व नहीं दिया गया था ईसाई धर्म के अंदर, और यहाँ पे सिर्फ चर्च का दबदबा, पॉप का दबदबा होता था। ये जिस प्रकार से चीजों को सकारने का प्रयास करते थे, लोग उसी प्रकार से समझने की कोशिश करते थे। आप देखोगे कि चर्च के द्वारा ये भी बोला गया था, समझने की कोशिश करते हैं, चर्च के द्वारा ये वाली बात भी बोली गई थी, ये जो हमारी हम बोल सकते हैं पृथ्वी है, ध्यान सुनिएगा चीजों को, चर्च ने बोला है वो वाली बात। यानी चर्च पहले झूठ ये बोलता था, कसौटी करने का तरीका ये था, पहले माफीनामा पत्र देता था। माफीनामा पत्र क्या होता है, मन में प्रश्न आया। यानी कि अच्छा मुझे बताइए, क्या कोई एक ऐसा पत्र हो सकता है जो भी आपने स्टार्टिंग से गलतियां कर रखी हो और ईश्वर को पैसा देके बोलो कि मेरी सारी गलतियां माफ कर दो? नहीं हो सकता ना। इस प्रकार से चर्च ने लोगों को ठगा और बोला कि भाई माफीनामा पत्र देंगे, आपको एक दस्तखत देंगे, पूरा का पूरा ब्यौरा देंगे, आप देखोगे कि ईश्वर ने आपको माफ कर दिया, जितना आपने पाप किया उतना धन दे दो। और लोग ब्लाइंडली बिलीव भी कर रहे हैं, इस चीज पे ट्रस्ट भी कर रहे हैं। अब बात करेंगे, इन्होंने एक चीज और बोली थी पृथ्वी के बारे में। किसने, हम बोल सकते हैं पादरियों के द्वारा, चर्च के द्वारा, पॉप के द्वारा ही कहा गया था। इन्होंने बोला कि जो पृथ्वी है ना, वो पापों से घिरी है। किससे? पापों से घिरी हुई है, और मनुष्य जो है वो पापी है। ठीक है, मनुष्य पापी है, पृथ्वी पापों से घिरी है। चलिए हमने माना, परंतु किस प्रकार से, किस तथ्य के अनुसार कहा, लोगों ने एक बार भी पूछने की चेष्टा ही नहीं की। इन्होंने बोला कि सूर्य जो है बाकी ग्रहों के साथ इसकी परिक्रमा करता है, इसके चक्कर लगाता है। किसके चक्कर लगाता है? पृथ्वी के चक्कर लगाता है। परंतु ये गलत था। गैलीलियो इस बात को स्पष्ट करते हैं, आप देखोगे गैलीलियो इन्होंने चीजों को एक्सप्लेन किया। इन्होंने बोला कि भाई ये है सूर्य, ठीक है, सूर्य है और ये बाकी ग्रह हैं, इसमें हमारी पृथ्वी भी है। ठीक है, बाकी सारे प्लैनेट जो हैं वो किसके चक्कर लगा रहे हैं? सूर्य के, है ना। हम बोल सकते हैं कि सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं, ना कि पृथ्वी पापों से घिरी है। बाकी चक्कर लगाए जा रहे हैं सूर्य के माध्यम से। इस बात को नकारने के लिए उनके अंदर हिम्मत नहीं थी। वो इस बात को पहले देखोगे, पहले कोपरनिकस ने बोला। कोपरनिकस की क्रांति के माध्यम से बताया गया कि बेसिकली ये सूर्य सिद्धांत है क्या, यानी कि पृथ्वी जो है पापों से घिरी नहीं है, सूर्य केंद्र में है और बाकी ग्रह पृथ्वी समेत चक्कर लगा रहे हैं, उसकी परिक्रमा कर रहे हैं। और ये वाली बात जो है कोपरनिकस बोल नहीं पाते हैं, और जब वो अपनी मृत्यु शैया पर होते हैं तब वो उसे अपने जोहान केपलर्स यानी अपने अनुयायियों को समर्पित कर देते हैं। उन्हें क्योंकि कोपरनिकस एक निष्ठावान ईसाई थे और वो जानते थे कि अगर उन्होंने बताने का प्रयास किया तो लोग मानने वाले नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग में किसी इंसान को कुछ और पढ़ा रखा हो और अचानक से बोला जाए वो नहीं कुछ और पढ़िए तो दिक्कत आती है। कुछ इसी प्रकार से फिर जब कोपरनिकस की क्रांति हुई तब गैलीलियो गैलीली आते हैं जो कि पुष्टि करते हैं कि भाई कोपरनिकस ने सही बोला था, गलत नहीं है। दूरबीन के माध्यम से बताते हैं कि हम देख सकते हैं कि सूर्य केंद्र है, पृथ्वी बाकी समेत ग्रह के चक्कर लगा रहे हैं, सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। आप देखोगे इन सब चीजों को बताया गया। अब थोड़ा बात कर लेते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति क्यों हो रही है और लोग विश्वास क्यों कर रहे हैं। अच्छा मुझे बताइए, किसी भी साम्राज्य के विकास के लिए, किसी भी देश की प्रगति और विकास के डेवलपमेंट के लिए हमें एक व्यक्ति की आवश्यकता होती है। जैसे कि देश में प्रधानमंत्री होते हैं और सत्ता के वैकल्पिक केंद्र होते हैं जिसके माध्यम से पावर्स डिस्ट्रीब्यूट होती है। कुछ इसी प्रकार से आप देखोगे कि पहले के टाइम पे साम्राज्य हुआ करते थे, गणराज्य हुआ करते थे, जिन पे शासकों का शासन होता था। अगर शासक बहुत बेहतरीन है तो वो अच्छे से साम्राज्य को संभाल लेता था, अगर उसके मन में ये चेष्टा है कि सत्ता को आगे बढ़ाना है। परंतु कुछ ऐसे भी शासक थे जिनके बारे में समझने वाले हैं हम लुई 16 की बात करने वाले हैं। लुई 16 बहुत ही कम उम्र में शासक बन जाता है फ्रांस का। कहाँ का बन जाता है? फ्रांस का। अब ध्यान से सुनिएगा, इसमें जब ये आया शासक बन के, उस टाइम पे राजकोष खाली हो चुका था। राजकोष समझ रहे हैं ना, यानी राजा का खजाना खाली हो चुका था। इसके बाद क्या है, आप देखोगे कि फ्रांस जो है वो दूसरे देशों से यानी शत्रु देशों से युद्ध की समस्या थी इसकी, और आंतरिक रूप से भी खाली है और शासक भी नहीं है। और अचानक से एक ऐसा शासक आया जो अयोग्य है,
अयोग्य यानी मूर्ख है, हम बोल सकते हैं वो योग्यता नहीं है, वो कौशल नहीं है और वो गुण नहीं है उसके अंदर। और इसने क्या किया, राजकोष को भरने की चेष्टा के लिए इसने किसानों पर टैक्स बढ़ा दिया। अच्छा मुझे बताइएगा, एक गरीब इंसान क्या खाना चाहे, ज्यादा से ज्यादा उसे यही पसंद आएगा कि 2 वक्त की रोटी मिल जाए, वो भी इनफ है। परंतु यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ पे आप देखोगे पाव रोटी चलती थी, ठीक, गेहूं नहीं, पाव रोटी चलती थी, जो कि उसका बना हुआ पदार्थ है। इसका सेवन करते थे ये लोग, और इतना महंगा कर दिया गया, टैक्स पे टैक्स लगाया गया। एक टाइल होता था, एक टाइड होता था, 2 टैक्स होते थे, एक धार्मिक कर होता था और एक राजा के द्वारा प्राप्त किए जाने वाला कर होता था, जो कि किसे देना होता था, सिर्फ आम जनता को। और ये दोनों के दोनों हम बोल सकते शोषण करते जा रहे हैं, सारे का सारा हम बोल सकते हैं बेनिफिट इन दोनों ही वर्गों को हो रहा है और हानि सिर्फ तृतीय वर्ग को हो रही है। तो इन लोगों के अंदर क्या आक्रोश जगाया, क्या जगाया, आक्रोश। आप देखोगे 14 जुलाई की बात करने वाले हैं, 1789 की बात करेंगे। इसी टाइम पे हुई फ्रांसीसी क्रांति, फ्रेंच रेवोल्यूशन होता है। अब लोगों ने, आप देखोगे कि क्रोध की ज्वाला बढ़ चुकी है और वात्सल के किले को, ये वात्सल का किला कहा जा रहा है, जो कि एक जेल थी और जो कि घृणा का केंद्र थी। घृणा केंद्र क्यों, क्योंकि जो भी इंसान, जो भी व्यक्ति राजा के खिलाफ जाता और राजा उन लोगों को जेल में डाल देता, इसीलिए सबसे पहले उसी को तोड़ा गया और हथियारों को हड़प लिया गया लोगों के माध्यम से। इसके बाद क्या है, वो जो वात्सल का किला था ना, उसे तोड़ने के बाद, अच्छा मुझे बताइए, आपको पता है कोई चीज अच्छी हुई हो आपके साथ तो आप चाहोगे लॉन्ग टाइम तक याद रखना उसे। तो कुछ उसी प्रकार से जब लोगों ने पहली बार हिम्मत की और लोगों ने किले को तोड़ा, उस किले के पत्थर को बाजारों में बेचा गया सरेआम, ताकि लोग उसे संभाल के रखें और पता चले कि जब जनता बगावत करने आती है तो इनकी कोई चेष्टा नहीं है, इनकी कोई औकात नहीं है कि ये कुछ कर सके। तो इसीलिए आप देखोगे कि इस टाइम क्रांति होना शुरू हो जाती है। अच्छा, इसकी ना एक बेबी भी थी, हम समझेंगे उसके बारे में, ठीक है। अब ये जो लुई 16 है, जब इसकी शादी हो गई तो इसने पहले तो टैक्स पे टैक्स बढ़ा दिया, फिर इसकी बीवी आती है जो कि और ज्यादा नैया को डुबा देती है। किस प्रकार से, क्योंकि ये एक साल में 300 कपड़े खरीदती थी और ये एक साल में 300 कपड़े खरीदने के बाद ये महंगे महंगे परफ्यूम यूज करा करती थी, यानी हम बोल सकते हैं इत्रों को यूज करा करती थी। ये जो इतने महंगे महंगे परफ्यूम है वो यूज कर रही है, एक साल के अंदर आप देखो 300 कपड़े ले रही है, खरीद रही है। इसके अलावा अपने बाल ना कुछ शिप की तरह बनाया करती थी, जैसे आपने शिप देखी होगी ना, जहाज, कुछ इस प्रकार से बनाती थी, उसमें भी पैसा डुबाती थी। इसके बाद लोगों का गुस्सा, लोगों के पास पाव रोटी खाने के पैसे नहीं है, लोगों ने बगावत की, लोगों ने प्रयास किया। अच्छा मुझे बताइए कि आप किसी इंसान को पहले क्या करोगे, उसे समझाने की कोशिश करोगे बातों के माध्यम से, तो इसी प्रकार से लोगों ने बातों के माध्यम से समझाने का प्रयास किया। बगावत से पहले, क्रांति से पहले लोगों ने समझाया कि जरा बातों को समझिए महाराज, हम जो है पाव रोटी नहीं खा पा रहे हैं। तब इसकी बीवी ने कहा केक खा लो। अच्छा मुझे ये बताओ, उसे यही नहीं पता कि केक महंगा है या पाव रोटी महंगी है। इंसान पाव रोटी खाने के लिए बोल रहा है कि आपको पता है रोटी नहीं मिलती, पाव रोटी नहीं मिलती, उसी से जीवन बसर करते हैं यहाँ के लोग। तो इस प्रकार से लोगों का खून खोल चुका था और इसी प्रकार से बगावत होना शुरू हो चुकी थी। किसी भी क्रांति को आगे बढ़ाने के लिए कुछ लोगों की आवश्यकता होती है। स्टार्टिंग में वो लोग मुट्ठी भर होते हैं, परंतु काफिला बन जाता है। कुछ इसी प्रकार से आप देखोगे कि फ्रांसीसी क्रांति में कुछ लोगों का, कुछ विचारकों का, कुछ फिलोसफर का काफी योगदान था। याद देखोगे रूसो हो गया, देखो वोल्टेयर हो गया, मॉन्टेस्क्यू, ये ऐसे विचारक थे जिनके द्वारा लोगों को जागरूक किया गया कि आप किसी भी चीज पे ऐसे ही ना विश्वास कीजिए, आप उस तथ्य को समझने की कोशिश कीजिए। इन्हें मानवतावादी कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? मानवतावादी विचारक, जो कि चीजों पर ऐसे विश्वास नहीं करते, तर्क के आधार विश्वास करते हैं, जब उसमें लॉजिक होता है तब विश्वास करते हैं। तो इनके द्वारा ही लोगों को समझाया गया कि आप अपना शोषण मत करने दीजिए, आप शोषण के खिलाफ आवाज उठाइए। इसके बाद देखोगे, आपको मैंने बताया कि मैरी एंटेस्क्यू, जो कि लुई 16 की बीवी थी, जिसके द्वारा कुछ इस प्रकार से रवैया था कि उसने
और लुई 16 ने दोनों ने मिलके देश की कंडीशन, फ्रांस की कंडीशन एकदम बर्बाद कर दी थी। ये हर रोज पार्टी करते थे और पार्टी करने में फालतू खर्चों की वजह से इन्होंने फालतू खर्च को कम नहीं किया, लोगों पर टैक्स बढ़ा दिया, लोगों पर टाइल और टाइल दोनों ही कर बढ़ा दिए। इसके अलावा इन्होंने क्या किया, अमेरिका की स्वतंत्रता संग्राम के लिए, आप देखोगे अमेरिका का युद्ध चल रहा था तो इन्होंने बोला कि तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूं, और अमेरिका को मदद करने के लिए कह दिया और अमेरिका को आप देखोगे मदद करने के साथ साथ हेल्प भी की। तो इससे क्या हुआ कि खुद की अर्थव्यवस्था बेकार है परंतु दूसरों को मदद करना, जिससे कि टैक्स बढ़ाना, तो लोगों की कंडीशन और खराब होगी। धार्मिक कट्टरता देखने के लिए मिलती है इसके अंदर, ये ज्यादातर ईसाई धर्म को प्रमोट कर रहे थे, बाकी लोगों से रवैया अच्छा नहीं था। और इसके बाद क्या होता है, आप देखोगे कि फ्रांसीसी क्रांति में लुई 16 और इसकी भी आप देखोगे क्या, मैरी एंटोनेट, ठीक है, मैरी एनेट को जो है दोनों को ही कट्टर, अब कट्टर क्या होता था, पहले फांसी के सिस्टम से अलावा एक नया सिस्टम आया था, ऐसे कि मुंडी को रखना और उसके बाद धारी को चला देना। इससे क्या, दोनों की मुंडी को रख के काट दिया गया, तब जाके लोगों को संतोष मिला। पहले गद्दी से हटाए तो खुश नहीं हुए लोग, उसके बाद जब तक उनके दोनों की मुंडी को नहीं काटा गया तब तक लोगों के अंदर आक्रोश की आग बढ़ती जा रही थी। उसके बाद जो भी उनका चमचे थे यानी कुलीन वर्ग, उनकी मुंडी को भी काट दिया कटरे के नीचे, और उनकी मुंडी पे आप देखोगे से जो डंडा होता है उसके अंदर उनकी मुंडी को डाल के घुमाया गया, दिखाया गया, अपने विद्रोह की आग को शांत किया गया। इस प्रकार से बगावत की गई थी। अब आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगेगी। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, क्योंकि आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं। अगर आप ही रिस्पॉन्स नहीं करोगे तो हम वीडियो किसके लिए बनाएंगे। प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।